नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीसो कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपको यूपी लेखपाल 2015 का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का जो पेपर आया हुआ है प्रथम पाली का, ये एग्ज़ाम हुआ था 13/9/2015 को। वही एग्ज़ाम हम आपको कराने वाले हैं। देखिए, ये रहा आपके सामने उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा। परीक्षा तिथि है इसकी 13/9/2015। चलिए देखते हैं कैसा आया था ये पेपर। पहले हिंदी के भाग से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हिंदी। इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो ए नंबर है, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना, कायरता पूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ में झुंझलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब लकड़ी की जो हांडियाँ होती है वो बार बार उपयोग में नहीं लाई जा सकती। कहावत है ये। चलिए इसको देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार होती है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी, कि अगर कोई व्यक्ति एक बार आपसे छल कपट कर देगा तो आप दोबारा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो शब्द दिया गया है ये, और इन चारों में से अपन लोगों को एक विलोम शब्द इसका बताना है। तो लिखा है क्रस। तो क्रस का विलोम होता है, क्रस का विलोम क्या होता है? विपट, हृष्टपुष्ट, केश या भय। तो क्रस का मतलब होता है कमज़ोर। क्रस का मतलब कमज़ोर। तो इसका जो विपरीतार्थी होगा, विलोम शब्द होगा, वो होगा हष्टपुष्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, अभिज्ञ, अवज्ञ या कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। जो खूंटी है उसका बहुवचन क्या होता है? तो बताइए क्या होता है? खूंटियाँ, खुटियाँ, खुटियाँ, खूंटियों। उच्चारण में तो लगभग सारे समान हैं, लेकिन आपको इसका सही बताना है कि सही इसका बहुवचन क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। देख लीजिए एक बार, इस तरीके से चांद बिंदी रहेगी इसमें। तो बड़े ऊ की मात्रा खा पे छोटी टी और या पे चांद बिंदी, खूंटियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है? आजन्म, निर्भीक, आजीवन, ईश्वर। तो आप बताएंगे क्या है इसका? तो इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है ईश्वर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध है? तो बताइए। प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधि। बताइए कौन सा होगा? तो इसका होगा प्रतिनिधि। इसमें सारी मात्राएं छोटी होती हैं, छोटी ती की मात्रा, छोटी नी की मात्रा और छोटी धी की मात्रा। तो इस तरीके से प्रतिनिधि इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एक वाक्य दिया गया है जिसमें से हमें छांटना है कि कहाँ गलती है। तो ये चलो हम देखते हैं क्या लिखा है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो ये देखिए, आपको पढ़ने में समझ में आ रहा होगा कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो जलपान का होना चाहिए था। देखिए जलपान का कहाँ लिखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा वाक्य है, देखिएगा ये लिखा है,
ये वाक्य है, उसमें ये बताना है आपको एक ये भाग है, एक ये है, एक ये है, कौन सा भाग गलत है। तो एक ये पूरा वाक्य लिखा है विद्यालय में, उसके बाद ये भाग ए हो गया, उसके बाद जलपान को, उसके बाद उत्तम प्रबंध है। तो आप जब पढ़ेंगे देखिए विद्यालय में जलपान का होना चाहिए था, को की जगह क्या होना चाहिए था, का, यानी गलती कहाँ है, जलपान को में। तो अपन इसमें देखेंगे कहाँ पे है, ये देखिए ये लिखा है जलपान को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए, ये 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें से या तो मुझे में होगा, या तो रेलगाड़ी में यात्रा करना, या तो अच्छी लगती है। तो इसका जो 9 नंबर है उसका नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। कैसा लगता है, अच्छा, ठीक है, ना कि अच्छी लगती है। यहाँ पर क्या होगा, अच्छा लगता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। कौन से शब्द, संस्कृत के, संस्कृत, और जो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं वो होते हैं तद्भव। तो देखिए अब आप बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, आज, आँख, अग्र या आग। तो देखिए आज है तो आप, आज का मतलब होता है प्रेजेंट या टुडे, तो ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में अभी उपयोग होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी में जब अपन लोग जाएंगे तो ये देखिए संस्कृत के जितने भी शब्द हैं उनमें चांद बिंदी नहीं होती है। ये चांद बिंदी अगर कहीं भी आपको दिखेगी तो आप याद रखिएगा कि वो कैसा शब्द है, तो वो है तद्भव। ठीक है, अगर चांद बिंदी आपको कहीं दिखती है तो इसका मतलब वो तद्भव शब्द है। इसमें पूछा क्या है हमसे, उसमें पूछा है तत्सम, तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। आग, आग का क्या होता है, अनल, ठीक है, वो होता है तत्सम, तो मतलब ये भी तद्भव है, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, अग्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। अच्छा, तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में पर्वत की तलहटी। तो पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं, द्रोण बोलते हैं, वेसिन बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, या उपात्यका बोलते हैं। चलिए बताइए, तो जो पर्वत की तलहटी होती है या पर्वत के पास की भूमि, तो उसको बोलते हैं उपात्यका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो क्या बोलेंगे उसको, कृपण, मृषण, मितव्ययी, अल्पव्ययी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कृपण। कंजूसी से धन खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं, कृपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या करना है इसमें, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचाता। तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो किसको नहीं पहुंचाता है, शत्रु को, सहयोगी को, विपक्षी को, या प्रतिरोधी को। तो आप साधारण बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि वो इतने कोमल हृदय का है कि वो अपने मित्र को तो क्या, वो अपने शत्रु को वो भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए, डैश रहना चाहिए, उद्धृत, प्रबुद्ध, समृद्ध, उद्धत। तो इसका क्या है ऑप्शन, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अरविंद शब्द पर्यायवाची शब्द बताइए। जो अरविंद है वो किस शब्द का पर्यायवाची है, तो क्या है, कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल, या गुलाब। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका होगा आंसर नंबर सी, कमल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निर्धन में कौन सी संधि है, तो बताइए निर्धन में कौन सी संधि है, अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, या विसर्ग संधि।
तो बताइए कौन सी संधि होगी? निर्धन में होगी नी धन धन, तो इसलिए ये हो जाएगी विसर्ग संधि। देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्री, दिगु या द्वंद्व? बताइए देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में समास है वो है कर्मधारय। कौन सा समास होता है? कर्मधारय। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 18। अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या उपमा? क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका होगा रूपक। देखिए इसको रूपक को पहचानने के लिए मैं आपको एक पहचान बताता हूँ। ये ज़्यादातर 90% सही निकलेगा। अगर आपको ये योजक चिन्ह या ये डैश का चिन्ह देखिए इस तरीके का मिले, जैसे ऊषा के बाद भी लगा है ऊषा नागरी, ये देखिए ये वाला चिन्ह, ये तारा घट अंबर पनघट, तो इस तरीके का जब चिन्ह लगे तो आप 90% मान के चलिए कि वो कौन सा अलंकार होगा? तो वो होगा हमारा रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? याद रखिए तद्भव शब्द, तद्भव शब्द मतलब हिंदी वाला शब्द, ठीक है, जो हिंदी में होता है। तो क्या है? इष्टिका, कुपुत्र, अमी या उलूक? ठीक है, बताइए कौन सा है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है अमी। अमी कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम शब्द। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों का सही चयन कीजिए। तो पहला वाक्य है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर्य हैं, ये पहला हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या है? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर्य ब्रजभाषा के कवि हैं। सी देखिए क्या है? तुलसी और सूर्य अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी है तुलसी एवं सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि, यानी जो तुलसीदास जी हैं वो अवधि भाषा के और जो सूरदास जी हैं वो हैं ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसी तरीके क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है जीवन और साहित्य का निकट संबंध होता है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध होता है, जीवन और साहित्य का आगाध संबंध होता है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है। तो बताइए क्या होगा इसका? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन और साहित्य का कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। बताइए उत्साह होता है, शोक होता है, रति होती है या हास्य होता है? बताइए। देखिए हास्य रस का होता है उत्साह, श्रृंगार रस का रति और करुण रस का होगा तो वो होगा शोक। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 22 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, सु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ये काल से आया है क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा है? संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत वो होता है जहाँ पर आपको जो कार्य हुआ है वो स्पष्ट ना हो कि काम हुआ है कि नहीं। उसने क्या कहा कि मैं खाना खा चुका था, मतलब मैं खाना खा, कार्य तो पूर्ण हो चुका है, तो ये संदिग्ध तो नहीं होगी। पूर्ण भूत, तो ये पूर्ण भूत है, तो आप बताइए क्या ये पूर्ण भूत होगा? क्यों? क्योंकि ये कार्य कैसा हो चुका है, और जब भी कार्य पूरा हो चुका हो तो इसमें कौन सा होता है? तो वो होता है पूर्णभूत। देखिए पूर्णभूत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राजा सेवक को, ठीक है, तो राजा सेवक को कौन सा कारक है? बताइए आप लोग। तो संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है या संबंध कारक है? तो इसमें जो होगा
तो वो होगा संप्रदान कारक। ठीक है। 25 नंबर देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, मतलब ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग करना है। तो क्या हो जाएगा? ठठेरन, ठठेरिनी, ठठेरी या ठठारी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठठेरन। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठठेरन। तो 25 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हुए। आपका एक भाग कंप्लीट हो गया हिंदी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैथ भाग 2, उसके भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी मिलते रहें। धन्यवाद।